नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख की। और लद्दाख की इसलिए कि वहाँ पर जंग जी जैसा एक आंदोलन शुरू हुआ है। वैसे वहाँ आंदोलन बहुत पहले से हो रहा है और उसके जो नेता हैं वांगचू, सोनू सोनू वांगचुक, वो जो है वहां अनशन पर बैठे हुए थे। 35 दिन के अनशन की घोषणा की थी उन्होंने। 15वां दिन था और वहां के युवा लड़कों ने लद्दाख लेह के अंदर जो है बंद का आह्वान किया और उस बंद में षड्यंत्र पूर्वक हिंसा हो गई। और हिंसा में फिर गोली चली और 3-4 लोग मारे गए। अच्छा, गोलियां भी कोई पाँव में नहीं चली, सर पे और छाती पर चली। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी आंदोलन को दबाना चाहते हैं तो सर पे गोली मारने की क्या जरूरत। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वांगचुक, जो एक देशभक्त था, जिसने 370 धारा हटा, मतलब अनुच्छेद 370 जब हटाई और 5 अगस्त 1900 2009 को, 2019 को, सॉरी, 2019 को जब हटाई तो उसका स्वागत किया और नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद का एक चिट्ठी भी भेजी। वो इतना देशभक्त आदमी, जिसने कारगिल युद्ध के अंदर जो है जाकर के लोगों की सेवा की, सेनाओं को रास्ता दिखाया, वो आदमी रातों रात अचानक देशद्रोही कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही है और आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि जो आदमी इंजीनियरिंग करके और बच्चों के स्कूल की, उनके आगे बढ़ने के लिए स्कूल खोला जिसने, और स्कूल की भी एक विशेषता थी। और विशेषता ये थी कि वो वहाँ 99% और 98% या 90% मार्क्स आने पर भी एडमिशन होने की गारंटी नहीं थी, क्योंकि वो फेल बच्चों को पहले प्राथमिकता देते थे। जो बच्चे फेल हो जाते थे, पढ़ने में कमजोर होते थे, उन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। उसके अलावा वो पर्यावरण का काम कर रहे थे वहां पर। और उन्होंने सिर्फ दो ही बातें थी। एक तो उन्होंने 6 शेड्यूल मांगा था, जो अमित शाह साहब ने खुद जो है एश्योर किया था, वादा किया था कि हम 6 शेड्यूल दे देंगे। उसके बाद भी वो न देने पे, और जब उनको लगा कि 2 साल 3 साल तक ये खुशफहमी रही उनको कि यार हम तो आज़ाद हो गए, कश्मीर हमारे पे राज कर रहा था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद उनको लगा कि 2 साल बाद कि ये तो हम और उल्टे फंस गए हैं। अब हमारे पास सीधा दिल्ली से राज है, श्रीनगर के राज से तो बच गए लेकिन अब दिल्ली का राज है। तो इन सब बातों के बाद उन्होंने अनशन किया। अनशन करने के बाद उन्होंने पदयात्रा की। पदयात्रा में वो राजघाट जाना चाहते थे, राजघाट उनको नहीं जाने दिया, अरेस्ट कर लिया और वापस भेज दिया। उनसे कोई बात नहीं कर, मतलब बिना संवाद के कोई भी जो समस्या है वो कैसे हल होगी, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तो दो बातें हैं। एक तो ये कि वांगचू रातों रात कैसे देशभक्त से राष्ट्रद्रोही हो गया। और दूसरी बात यह है कि बिना संवाद के आप वहां की समस्याओं को, कहीं की भी, मतलब कोई लद्दाख की बात नहीं है, सब जगह की समस्या यही है। कश्मीर की समस्या भी यही है। उत्तराखंड में भी समस्या यही है। उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है जो वहाँ के युवा छात्र कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पेपर लीक और ये सब। धारवाड़ में यही हो रहा है, कर्नाटक के अंदर। तो ये जो समस्या है, बिहार में तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, ये बिना संवाद के कैसे हल होगी, ये दो बड़े प्रश्न हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा हैं, जो आपको कई बार कई कई मंचों से दिखते हैं और चर्चाओं में भाग लेते हैं। बड़े राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की चर्चाओं में भी आप का मुख्य रोल रहता है। और एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अरुण व्यास हैं,
जो एडवोकेट कम है, आंदोलनकारी ज्यादा है। ये शुरू से मैं मतलब इनको कब से देख रहा हूँ, जब ये आरएससीबी में सर्विस करते थे तब से मैं इनको जानता हूँ, देखा है मैंने। और लगातार ये लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। और फिर एलएलबी करने के बाद तो और बढ़ गया ये काम इनका। तो ये दोनों जनों से हम समझेंगे कि ये दोनों प्रश्न इनके सामने हैं। आज वांगचुक साहब जो है हमारे जोधपुर ट्रेल में, ये जोधपुर जेल में है। इसके पहले आशाराम जी भी हमारे जोधपुर जेल में ही थे, और लोंगेवाल भी हमारे यहाँ उदयपुर में रहे। तो एक प्रश्न ये भी है कि राजस्थान ही क्यों भेजा जाता है इन सब लोगों को, जो बड़े हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं या। तो उसके पहले कि मैं ये इनको दूं माइक, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अपने शहीद भगत सिंह की जन्मदिन है। तो आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई, और उनको श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस देश को जगाने के लिए अपनी आत्मा का उत्सर्ग किया, अपने जीवन का उत्सर्ग किया। उनको बहुत बहुत सादर नमन और श्रद्धांजलि। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो अरुण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे मंच पर। और आपने प्रश्न तो सुन ही लिए हैं, सारी बातचीत। मैं समझता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तव में ये दो जो समस्याएं हैं, मतलब एक तो प्रश्न, मतलब एक जिज्ञासा है कि वांगचुक जो इतना देशभक्त आदमी था, जो पर्यावरण पे काम कर रहा था, जो ग्लेशियर पे काम कर रहा था, जो इंजीनियर था खुद, जो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए काम कर रहा था, उसको देशद्रोही कैसे बना दिया। और दूसरा जो है बिना संवाद के कैसे समस्याएं हल होगी। सेठ साहब, आपको एक तो इस बात पे बधाई दूंगा कि आपने आज शहीद आदम भगत सिंह के जन्म दिवस पर वांगचुक साहब जो आज उसी लड़ाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम रखा है। तो मैं शहीद आजम को सलाम करता हूं। और शहीद आजम क्योंकि भविष्य के भारत की तस्वीर लेके चले थे। आजादी के दीवाने बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने फांसियां, गोलियां, जेलें सब भुगती है। पर क्योंकि उनके पास आने वाला भविष्य क्या होगा भारत का, यहाँ किसको क्या मिलेगा, क्या आज भी सफाई मतलब मेला ढोने वाला मेला ही ढोएगा, और जो मजे करने वाला मजा करता रहा, सिर्फ अंग्रेजों को हटाने से काम चलेगा, या आमूलचूल परिवर्तन का एक दिशा थी। वांगचुक जो है वो सोनम वांगचुक लद्दाख के गांवों में पैदा हुए, साधारण व्यक्ति, बहुत साधारण परिवार से। अपने अध्ययन के बाद, अध्ययन को समाज के तनख्वाह कमाने के लिए बहुत लोग करते हैं, जो भी पढ़े हैं हमारे लोग, ज्यादातर अपना पैसा कमाना और परिवार पालना, इससे आगे उनका कोई सोच है नहीं। और हाँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो खुद पैसा खर्च के भी मालाएं पहनना और सम्मान पाना, यही टारगेट लोगों का हो गया। समाज में अपने ज्ञान का विस्तार करना और उस पर कुछ सृजन करना और नई पीढ़ी को कुछ देना, ये जो है एक सामाजिक दायित्व है, जो हम लोग जो जागरूक रहे हैं ठेठ से, हमें भी आने पिछली पीढ़ी ने दिया है, और हम भी आगे वालों को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वकालत का फील्ड हो, चाहे राजनीति का फील्ड हो। तो वांगचुक इस मुहिम को लेकर चले। वो सिर्फ पैसा कमाना, तो वो कहीं भी नौकरी करते, शायद दुनिया के अच्छे वैज्ञानिकों में से होते, बढ़िया पेटेंट का पैसा कमा लेते। उन्होंने जो पेटेंट्स कराए हैं उनका भी पैसा उन्होंने उसी सामाजिक उत्थान में काम किया है। और आप देखिए, जो सेठ साहब ने कहा ना कि होशियार बच्चे को तो मतलब बढ़िया अरबी घोड़े को हर आदमी लेगा, सवाल है कि खच्चर को लेके आप घोड़े के रेस में लगाओ। ये प्रयास इस देश में कई लोगों ने किया, उन्होंने सबसे ज्यादा किया। जैसे बिहार में खान सर है, तो वो कमजोर और गरीब बच्चों को लेके आईएएस की तैयारी करा, कोटा के इंस्टीट्यूट में बहुत कराते हैं, है हर जगह होंगे, मैं कह रहा हूं छोटे और बड़े।
और देखिए उन्हीं वजह से उनके कैरेक्टर को लेके फिल्में बनी है जो सुपरहिट हुई है। खान की फिल्म के कैरेक्टर को लेके हुई है, वांगचुक के भी। 3 इडियट्स पूरी उनके ऊपर केंद्रित थी। और उन्होंने कहा कि चाहे बच्चे में कम, वो 3 बच्चे जिनको बताए थे उनका टेस्ट अलग अलग था, आप उस टेस्ट को आगे बढ़ाकर उसी में कुछ करने की बात करो। तो मैंने तो बहुत इनके वीडियोस देखे हैं, और उन्होंने उन बच्चों की जो पैशन था उसको, क्योंकि फेलियर का मतलब वो सिर्फ पढ़ाई में फेलियर है, लेकिन वो दुनिया में बहुत चीजें अच्छी कर सकता था, उसके बहुत अच्छे दिमाग हो सकते थे। आज हम देख ही रहे ना कि हमारे जो घोषित रूप से 4वीं या 8वीं पास तहलका मचा रहे हैं, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर रखा है, तो कुछ तो अकल है। ठीक है, उन्होंने खुद ने घोषित किया मैं तो 8वीं के बाद कभी पढ़ा ही नहीं, जंगलों में चला गया, तपस्या में चला गया, फलाना में चला गया। एक अलग बात है कि वो डिग्री लेके दिखाने के लिए, डिग्री भी अब प्रधानमंत्री बनने के बाद एक्सपोज हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन हम ये कहते हैं कि बढ़िया और गुणिया में एक फर्क है। तो पढ़ा लिखा आदमी कोई गारंटी नहीं है कि गुणी हो, और गुणी आदमी, बिना पढ़ा आदमी बहुत वर्षों से, जो हम लोगों के जो फोर फादर्स है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए लेकिन बहुत समझदार थे, और पढ़ा लिखा आदमी गुणी होता वो 4 चांद लगाता है। तो ये जो एक क्वालिटी थी। और अब आप देखिए कि उन्होंने स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट मतलब एजुकेशनल कल्चरल फ्रंट बनाया, मूवमेंट चालू किया, कल्चर के माध्यम से एजुकेशन, खेल के माध्यम से एजुकेशन है, काम के माध्यम से एजुकेशन है, और उन्हीं में उन्होंने इनोवेशन करके उन बच्चों को इतना बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेजेस बनाए। आज देखिए अचानक उसकी यूनिवर्सिटियां जो 10-15 साल से चल रही है वो अवैध घोषित कर दी गई। उनके ये मतलब हाँ, उसमें एफसीआर तो एक अलग चीज है, उनकी निर्माण अनुमतियां खारिज कर दी, इनको अलॉटमेंट खारिज कर दी। ये देश का सृजन था भाई, वो पूंजी देश को देके गया, अपने जेब में लेके नहीं चला गया। वो डोभाल की तरह उनके बच्चे पाकिस्तानियों के साथ ये पार्टनरशिप नहीं चला रहे हैं, वो आपके सामने आपके साथ इस देश में बच्चों को सृजन कर रहे हैं। और यही मोदी जी उनकी तारीफ करते थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया उनका 2019 तक, और कश्मीर के 370 समाप्त होने पे उन्होंने वेलकम किया, बकायदा एक लंबा ट्वीट किया, और उनको ये आशा थी कि हो सकता है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के दबाव तले लद्दाख जो है उसका विकास दब चुका था, और लद्दाख एक रेगिस्तान है, बर्फ का रेगिस्तान, कुछ नहीं है वहां, तिनके भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। लेकिन उन्होंने देखिए, जब तक वो एजुकेशन में काम करते थे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, जब से उन्होंने खनन माफिया के खिलाफ 2023 से आंदोलन शुरू किया, मुझे ध्यान है बर्फ के अंदर -28 डिग्री के अंदर खुले में उन्होंने धरना किया, 1.5 महीने का अनशन किया, धरना किया, सब कुछ किया, खुले में बर्फ पे यहां पड़ रही है, उसमें वो ओढ़ कर -21, 22, 28 डिग्री तक। किसके लिए? उन्होंने कहा ये खनन माफिया बर्बाद कर देगा, जैसे आज सड़कें उत्तराखंड की कर रही है नए विकास के नाम पर, जो बाढ़ आई है, गांव के गांव सत्यानाश हो गए हैं। आज ही अखबार में था 47 लोगों को मृतक डिक्लेयर किया। अब बताइए, आदमी तो फिर भी भाग जाए, आपकी बिल्डिंग है, मकान में और झोपड़ी तो भाग नहीं सकती, नष्ट हुई है। जीवन भर की कमाई, आपको अचानक घर से बाहर निकलना पड़े, आपके जन्म प्रमाण पत्र, एजुकेशन का सब कुछ उसी में होता, घरों में बचत, सब कुछ यादें, वो सब नष्ट हो गया। तो ऐसा विनाशकारी विकास जो है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, तब से वो आंख की किरकिरी थे। अब ये भी आंदोलन अनशन चल रहा था, उनके साथ 72 साल के व्यक्ति था, 67 साल के व्यक्ति थे, वांचुक तो 50 साल 60 साल का हुआ है, 59 साल के। वो उनकी तबीयत खराब जैसे ही हुई, हॉस्पिटलाइजेशन हुए, तो युवाओं में एक गुस्सा आया, और सरकार ने वार्ता का दिन क्या तारीख दी, 23 तारीख को आप दे रहे 6 अक्टूबर, मतलब 15 दिन आगे की, 15 दिन तक वो भूखे मरेंगे। इस बात पे गुस्सा आना स्वाभाविक है। हम भी यहाँ हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन करते हैं, हमको कोई कहे 2 महीने बाद मिलना, आप आंदोलन चल रहा है तो सामान्य प्रक्रिया में महीना 15 दिन की तारीख कोई मतलब नहीं है। जब लोग सड़कों पर हो और अपनी जान हथेली पे लेके आंदोलन कर रहे हैं पब्लिक के लिए, और यदि आप लंबी तारीखें दे दे, किसान आंदोलन में यही हुआ, लंबी लंबी तारीखें देते थे, कोई सीरियसनेस नहीं है।
मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के दिए और पता नहीं छह को भी क्या हो। तब युवा में गुस्सा आना स्वाभाविक था। और आप देखिए उस आदमी का, मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने चोरा चोरी पे अपना आंदोलन वापस ले लिया, ठीक उसने अपना अनशन तोड़ दिया उसी दिन और अपना गांव चला गया कि गलत दिशा है, हिंसा हिंसा मैं ठीक नहीं मानता। उसको आप देशद्रोही कहते हैं कि पाकिस्तान में गया था, आपका वीजा लेके गया। अंतरराष्ट्रीय यूएन की कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर अपने ज्ञान के बारे में बात करके आया। पाकिस्तान से खेल चाइना में गया तो उसके ज्ञान के बारे में बात करके आया। उसको जो भी पैसा मिल रहा है वो फेरा के तहत रजिस्टर्ड है, दिल्ली की बैंक के माध्यम से आता है, एक एक पैसा है। सिर्फ एक बस के लिए 3 लाख रुपए उसने पॉकेट से दिए। पॉकेट से देके जब किसी ने दान दिया तो उसने वापस लौटाने की बात थी, वो जमा किए, वो कैश में आए थे। तो क्या कैश कहां से आया, उसका एक्सप्लेनेशन है, और वो आज का नहीं है, वो 4 साल पुराना है। ये तो इस सरकार की फितरत है कि चुनाव आएगा तो विपक्षियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यहां फेमा फेरा, जिनको जो आपकी आंख में किरकिरी है, ये सरकार इसी ढंग से लड़ना जानती है, राजनीतिक रूप से लड़ाई करने की हिम्मत नहीं होती है। मनीष जी आप इन्हीं इन्हीं प्रश्नों के ऊपर आप कुछ बात करें। जी धन्यवाद शेर साहब। आज शहीद आजम की जयंती पे आपने बात की है, तो पहले तो उनका सादर नमन। और बहुत लंबे समय से आपके इस चैनल पे आने की इच्छा थी, आज वो ऐसे दिन पे हुई जब अरुण जी जैसा आदमी मेरे साथ है। हम लोग हालांकि बहुत जगह साथ बैठे हैं चैनल्स पे, मगर आपके चैनल्स पे ये मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनम वांगचुक के मामले में जो आज इश्यू बनाया आपने, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शायद मैं उदयपुर में ऐसा व्यक्ति जो सोनम वांगचुक से मिल चुका है। और सोनम वांगचुक उदयपुर आए थे, तब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सबसे जो लीडिंग एजुकेशनिस्ट थे उनको फैसिलिटेट किया गया था। होटल के अंदर फैसिलिटेट करने वाले थे लक्षराज सिंह जी मेवाड़ उदयपुर। तब मैंने उनको, लक्षराज सिंह जी को भी कहा था, मैंने कहा सर जब आप ये कर रहे हैं तो एक ऐसे आदमी को जिसको आप यहाँ लाए हैं और उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो जब महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का आप प्राइज देते हैं तो मेरे को लगता है कि ये आज तो ये एजुकेशन के लिए आए हैं। देश भर के जो नामी गरामी सेंट्रल स्कूल के लोग, टीचर्स थे या प्रिंसिपल थे, इनोवेटिव आइडियाज था जिनके पास, उनमें सोनम वांगचुक भी थे। उनके सामने मैंने लक्षराज सिंह जी को मैंने कहा ऐसे लोगों को आप फैसिलिटेट करें, इनको आगे बढ़ाएं, इनको दें। हालांकि बहुत सज्जन आदमी है वो, मैंने बात की है उनसे, काफी देर बात की, हम चाय नाश्ता हमने साथ किया, लक्षराज जी उसमें साथ में थे, स्कूल के और लोग भी थे यहाँ के जितने थे। सोनम वांगचुक का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा, हालांकि उनको 18 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो वो जिसमें वो एक नाम आता है जो एजुकेशनिस्ट है, इंजीनियर है, और बहुत आगे 18 इंटरनेशनल अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। कई पेटेंट उनके नाम पर है, और आजकल तो खरीदे जा रहे हैं ना हमारे, जी पैसा दे दे के अवार्ड, विश्व के अवार्ड कर रहे हैं वो बिना खरीदे हुए हैं। मगर जिस तरह से 3 इडियट फिल्म के अंदर सोनम वांगचुक के रोल में आमिर खान थे, और आमिर खान ने जो इस तरह का स्कूल बताया, और आपने जिस तरह की बात की कि फेलियर बच्चों को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे वो, तो जब प्रेफरेंस देने की बात आती है तो उनका जो आइडिया था वो है कि लद्दाख जैसा जो दूर सुदूर इलाका है वहां पर एजुकेशन को आगे बढ़ाना। तो वो आदमी तो वो जब पूरे भारत और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ख्याति रखता हो, तो लद्दाख में तो उसकी क्या ख्याति होगी, उसका हम अंदाज यहाँ बैठकर कर सकते हैं, या पूरा देश जानता है उसको। इतना इनाम जिसपे आमिर खान जैसा ने पिक्चर बनाई हो, सवाल आमिर खान का नहीं है, मगर जिस आइडियोलॉजी को लेकर के वो पिक्चर बनी, जिस भावना के साथ वो पिक्चर बनी, जिस 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 तरह से एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो पिक्चर बनी, वो इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर बिल्कुल वो थे, वो इम्पोर्टेंट है। अब जहां तक ये जो आंदोलन की बात आई है, ये
तो सच है कि लद्दाख के साथ काफी नाइंसाफी हुई है। आज भी एक संसदीय सीट है, वो चाहते हैं कि वहां 2 संसदीय सीटों अलग राज्य का दर्जा मिले। और भी बहुत सी जो लद्दाख की प्रॉब्लम्स है, उनके वहां के जो सांसद चुने गए, उन्होंने जब वो भी बहुत छोटे उम्र के 25-26 साल के हैं, उन्होंने भी और जब पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया तो प्राइम मिनिस्टर तक भी हतप्रभ रह गए कि इतना अच्छा भाषण उस क्षेत्र से आया। और ये भी सच है कि कश्मीर की छांव से लद्दाख आज भी नहीं निकल सक रहा है। हम आकर फोकस्ड हो जाते हैं कश्मीर पर, मगर कश्मीर से भी दूर क्षेत्र है लद्दाख, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर वो जो इश्यू है, लद्दाख की प्रॉब्लम है, उसको लेकर के अगर सोनम वांगचुक बात कर रहे हैं, तो नेचुरल ही उन बातों में कोई ना कोई दम तो था, जिस बात को, जो इश्यू वहां की पब्लिक के लिए उन्होंने उठाया। अब देखिए, सरकारें चाहे कोई भी रहे, सरकार की एक अपनी नियति होती है, एक नियत होती है और एक काम करने का तरीका होता है। चाहे सरकारें किसी की भी आई हो, वो जब भी किसी आंदोलन को दबाती हैं तो उसका तरीका सेम यही पैटर्न पे रहता है, और उसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं होता है। क्योंकि जब आंदोलन अब जैसे भाई साहब ने, अरुण जी भाई साहब ने कहा कि फेरा को लेकर के जो बात हुई, तो उन्होंने जो अभी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, और जो उनका टीवी पे स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो जो चीज अपने ज्ञान को बाहर दिया, उसके बदले से जो धनराशि आई है मेरे पास, वही मैंने जनता के लिए यूज की। मैंने कोई एक्स्ट्रा यूज तो की नहीं। और वही बात उन्होंने, सोनम वांगचुक ने, जब वो उदयपुर आए थे, तब मैंने उनसे पूछा था कि आप इतना इनोवेटिव आइडिया पे बात कर रहे हैं, तो आपके लिए धनराशि की, और इसीलिए मैंने रक्षराज सिंह जी को भी कहा था कि मैंने कहा ऐसे लोगों को इनोवेटिव करने के लिए धन की जरूरत है, तो कोई ना कोई मदद मिलनी चाहिए। अब क्योंकि उनपे ये आरोप लगा कि उनके साथ पाक जासूस थे, पाक में नहीं था, और उनको जोधपुर लाया गया। अब ये तो देखिए, एक बार आरोप लग जाता है तो फिर आरोप सिद्ध करना, हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है, अरुण जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। एक आरोप लगने के बाद 25 साल बाद जब न्याय व्यवस्था से आदमी बरी होता है, तब तक उसका अंजर पंजर सब डील हो जाता है। एक छोटी सी भी FIR हो जाती है तो आदमी की बदनामी तो ऐसी होती है जिसकी हद नहीं। पर उससे निकलने के लिए जब वो निर्दोष निकलता है, तो कोई ना तो अखबार छापता है, ना कोई टीवी पे आता है, ना कुछ आता है। कईयों को निर्दोष आप लोगों ने सिद्ध कराया है, कईयों को कराया। ये हमारी विडंबना है, ये हमारे कानून की एक बहुत बड़ी विडंबना है, जिस पर कोई फोकस करता ही नहीं है। FIR होती है तो इंटरेस्टिंग खबर है, मगर निर्दोष आप सिद्ध होते हो तो कोई इंटरेस्टिंग खबर नहीं है, खबर ही नहीं लगती। खबर ही नहीं लगती, कोई बोलता तक नहीं है, उसमें बात भी करना नहीं चाहता। आदमी की सारे जिंदगी की मानहानि कर दी। आज जैसे वांगचुक की मानहानि हो गई, आज उसको आपने देशद्रोही बना दिया, ये कर दिया। क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सोनम वांगचुक का कैरेक्टर क्या था। उन्होंने जो वहां भाषण दिया, जो एजुकेशन को लेकर के, या जो उनकी जो फिलॉसफी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसके बारे में, क्योंकि मैं पर्सनल, पर्दे के पीछे वो क्या है वो मैं नहीं जानता यहाँ लद्दाख, मगर क्योंकि मैं पर्सनली मिला हूँ, और जो आइडियोलॉजी मैंने देखी, तो मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा सोनम वांगचुक। अब क्योंकि वहां राजनीति क्या हो रही है, कौन सी दल अपने आप को बढ़ाना चाह रहा है, कौन सा दल अपने आप को ऊपर लाना चाह रहा है, क्या अलग राज्य का, जो छठी अनुसूची की बात की है, तो छठी अनुसूची का अधिकार तो उनके पास ऑलरेडी है। क्यों अरुण जी, जैसे अपने पास आदिवासी इलाका है, है उनके पास, लेकिन दिया नहीं है। ये देना तो सरकारों का काम है, वादा भी है, ये वादा है, वादा किया है, अलग राज्य का वादा किया हुआ है, बिल्कुल वादा देना चाहिए ना उनको, क्या दिक्कत। अलग राज्य 6 शेड्यूल आज मैंने दोनों का वादा है उनका, और ये वादा खिलाफी तो देखो इस सरकार का। आज क्योंकि मैं तो 2013 के इलेक्शन कैंपेन का यदि जो वादे सुन लिया जाए और आज उनको सामने लग दिया जाए, खुद मतलब ये तो खैर बेशरम है, लेकिन हम लोगों को ये लगेगा कि क्या हम लोग इतना मूर्ख थे कि इनके छलावे में आ गए। आज मैंने पढ़ा कि शाह साहब ने कहा कि 6 शेड्यूल भले नरेंद्र मोदी कह देगा तो भी हम नहीं देंगे। इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये बता रहे हैं, वहाँ जो 2 चीजें हैं जी, एक तो वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, पाकिस्तान और चीन चाइना का बॉर्डर, दोनों की बॉर्डर लगती है वहां पर। जी जी जी। और उनको कोई ऐसे निर्माण काम करने हैं जो उनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकते हैं, फिर वो 6 शेड्यूल। देखिए ये बेईमानी है, एक जो बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जी जी। दूसरी, वहां पर जो मिनरल है, जो रेयर मिनरल और बहुत सारे मिनरल्स हैं वहां पर, उनको निकालने के लिए फिर इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी वांगचुक। अलग राज्य से अलग राज्य नहीं, अलग ये 6 शेड्यूल देते हैं, तब भी 6 शेड्यूल के अंदर तो गवर्नमेंट बनाने की बात ऐसा नहीं है। देखिए 6 शेड्यूल में यह है कि गवर्नर जो है वो डायरेक्ट गवर्न करते हैं, और जो आप बॉर्डर स्टेट की बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल में मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है,
नागालैंड है, अरुणाचल है, जी ये सब बॉर्डर स्टेट है जिसमें एक नहीं दो दो तीन तीन देशों की सीमाएं लगती है। बेईमानी करनी है, 50 हाँ, वो बहाने। नहीं देना है, वो उसकी जानते बात हैं कि है। हिंदुस्तान का आदमी जाके कभी फैक्ट को वेरीफाई करता ही नहीं है, हमने जो कह दिया वो ठीक है, बात ये है नहीं कि देना वहां है। पर इनको और दूसरा ये है, मैं एक एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं, ये नॉर्थ ईस्ट के इसके जो स्टेट है वो आज से नहीं, ब्रिटिश काल से भी इंसर्जेंसी वहां थी, फिर भी आपने दी है। बिल्कुल ये तो सबसे शांत स्टेट है, इसका पहला राइट बनता है। अरुण जी, सबसे बड़ी बात है कि जो अपन बात करते हैं, जैसे उदयपुर आदिवासी बेल्ट है और 5th शेड्यूल के अनुसार शेड्यूल में आता है हाई कोर्ट में, तो वहां 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल के हिसाब से जो बॉर्डर एरिया लगता है उसके हिसाब से, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जो संविधान ऐसे तो नहीं बनाना, शेड्यूल इसलिए बनाए गए थे कि वहां पे प्रिविलेज लोगों को मिले, इसीलिए तो बनाए गए थे। कोई उसके प्रिविलेज के पीछे कोई उसके बहुत से भावना कारण थी? है, और जी। कारण देखिए, बॉर्डर स्टेट तो राजस्थान भी जी। है, पंजाब भी है, बॉर्डर स्टेट की वजह से नहीं। जी ऐसा है कि वहाँ ट्राइबल जो है बाहुल्य है, उनका अपना एक कल्चर है, उनका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ज्यादा दखल देना उनकी जो है पूरी जो इतिहास और उस सब को मिटा देने का है। दूसरा है कि वो इकोनॉमिकली कमजोर है, तो बाहर की फोर्सेस ज्यादा मजबूती से आकर उनको नष्ट कर देगी, जी जी ठीक है, उनको खा लेगी, इसलिए उनके संरक्षण के लिए किया है। जी और जी उसमें राज्यपाल जो है उसको ज्यादा पावर है, वो उस काउंसिल को नहीं, राज्यपाल है, और राज्यपाल उनको सब चलाता, मतलब वो डायरेक्टली स्टेट जो है वो गवर्न होती है कुछ विशेष प्रोविजन से। दूसरा, उनको एक संरक्षण है कि वहां कोई दूसरी जमीन खरीदेगा तो वो उनसे परमिशन लेगा, वो तो बहुत जगह पे है, हिमाचल में भी है, बहुत कश्मीर जगह में पे भी, है, सब जगह पे बहुत है। जगह पे, जी जी ठीक है। सेम उसी बात को संरक्षण कश्मीर में था, अब आपने हटा दिया, तो बहुत लोगों ने 370 लगा था कि वहाँ हमको पे। प्लॉट मिलेंगे, हमको कश्मीर की कन्याएं मिलेगी, वो सब सपने जो है वो सपने दिखाने के हैं और वास्तविक नहीं है। हाँ, जिनको लेना माइनिंग, बात ये है कि माइनिंग लॉबी का माइनिंग उसने और corporates विरोध किया वहाँ है, पर और industry अमित बनाना शाह का जो चाहते हैं। आप जो बता रहे स्टेटमेंट, वो साफ साफ कर रहा है कि माइनिंग लॉबी के लिए ही ये सब कुछ किया गया। इवन मणिपुर का जो स्ट्रगल है वो भी माइनिंग लॉबी की वजह से किया गया है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो अभी क्षणिक सिंदूर वाला या जो भी आप कहें, वो भी बंद इसी वजह से हुआ कि वहां दोनों जगह पे रेयर अर्थ है, पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी, और अमेरिका चाहता है कि वहां शांति रहे, और 370 भी इसी प्लान के तहत उन्होंने वापस मगर लिया। वहां तो नूर खान एयरबेस पे जो अटैक किया था भारत ने, और वो परमाणु वहां निकला, परमाणु क्षेत्र, वो बहुत बड़ा कारण रहा वहां पे, अमेरिकन लोग मरे हैं उसके नहीं अंदर। नहीं, वो बहुत चीजें हाँ हैं। जी। देखो आप, यदि सिर्फ भारतीय का ये जो डॉगी मीडिया जो कहते हैं हमारे एक दोस्त, जो सिर्फ भौंकता है और एक तरफा नहीं, ये भौंकता मेरा है। ना अफगानिस्तान का आपको मीडिया ने कहा ये सबसे इंटरनेशनल पहले, मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया की इंटरनेशनल देन है। रिसर्चेज चलो, आज हैं, इसको वो यही है, समाप्त उन करते पे आप देखेंगे जी तो स्थिति हमारी भी कोई अच्छी नहीं रही थी। जी। हैं। 28 मिनट हो गए। हाँ, यस और हमारे अभी यूएन के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि हमने इनके 6 विमान मारे, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूएन में, हाँ, आप उसका UN में खंडन नहीं है, कर रहे हो और आप। सब जगह बोलो, पे आ सच रहा है बोलो ये तो। भाई, नुकसान होते हैं युद्ध में, मानते हैं, युद्ध में कोई प्रसाद नहीं बढ़ता, लेकिन आप स्वीकार तो करो ना। हमारे जनरल ने भी वहाँ सिंगापुर में कहा है कि हाँ, कितने मरे, इसको इससे जाने ठीक दो है। आप, लेकिन गए हैं, मतलब जहाज जो है गिरे हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल बात है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि वांगचुक जो आपने भी बताया और अरुण जी ने भी बताया और मैंने खुद भी बोला कि भाई वांगचुक एक बहुत ही राष्ट्रभक्त और देश के हित में काम करने वाला आदमी था, और अपने खुद के पैसे लगा करके जो काम कर रहा था वो कैसे देशद्रोही उसको बना दिया। तो ये सरकार, मतलब जो है इसका जो काम काज का तरीका है, आप बता रहे थे कि भाई सब सरकारें ऐसी होती है, लेकिन सरकारों में फर्क होता है। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो जैसे ही उन्होंने ज्ञापन दिया या अनशन किया तो उनको बुलाया, उनके एरोड्रम पे, मतलब उनको लेने गए। ये जो क्या नाम था इनका, लोकपाल वाले जो थे नाम, ये 2 मंत्री भेजे थे, हाँ, अन्ना अन्ना हजारे सीनियर मिनिस्टर वहां पर उनको गए लेने थे, गए, उनसे बातचीत की, यहाँ तक कि वो जो कानून है वो ड्राफ्ट साथ बैठ करके किया। मतलब इतना कौन करता है। और पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, हाँ, डिबेट हुई पेश और हुआ, पास हुआ। तो आप यहाँ तो संवाद बिल्कुल बंद है, कोई संवाद किसी के साथ नहीं है ना। केवल वांगचुक की बात नहीं है, केवल कश्मीर की बात नहीं है, सब जगह। बिहार में इतना कुछ हो रहा है, क्यों बातचीत नहीं करते हैं।
पाकिस्तान से इतना लफड़ा हुआ, क्यों नहीं बातचीत करते? भाई बातचीत करने में क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो हमारी हाई कोर्ट पे क्यों नहीं बातचीत करते हैं? हाईकोर्ट में क्यों नहीं बात करते? मतलब हर समस्या के नहीं, ऊपर किसी पे भी आप हिम्मत बात ही जी, नहीं करना हिम्मत चाहते जी, हो। ये जो दिख रहा है ना आपको, वांचुक, चाहे उत्तराखंड, चाहे कर्नाटक, ये जो बेरोजगारों की फौज इकट्ठी हुई है इस देश में, उनको थोड़े दिन तक तो आपने कावड़ यात्राओं में और उसमें एंगेज कर लिया, लेकिन अब उनका असल दर्द जो है वो सामने आया, क्योंकि किसी ने यदि दर्द को सामने लाने का प्रयास जैसे ही किया, वो उनके पीछे लग गए। और वो एक बहुत बड़ा खतरा है कि अब कावड़ लेके आएंगे नहीं, ये हमारे सत्ता को चैलेंज करेंगे, इसलिए अभी से उसको भ्रूण हत्या करो इन हम आंदोलनों तो की। पिछले 50 साल से कांग्रेस के अगेंस्ट ही काम कर रहे थे, है ना, उनकी सरकारों के सबसे खिलाफ। ज्यादा उनके खिलाफ ही लड़े। लेकिन ये सरकार ऐसी उससे भी ज्यादा निकम्मी सरकार है कि हमको उस सरकार को अच्छा कहना पड़ रहा है, उसका एग्जाम्पल देना पड़ रहा है सरदार मनमोहन सिंह का, कि यार उन्होंने 2 आदमी भेज करके और सीनियर मिनिस्टर्स भेज करके उनकी अगवानी की और उनसे बातचीत की। तो ये क्यों करना पड़ रहा है हमको? इसलिए कि ये सरकार उससे भी ज्यादा निकम्मी है। खैर, मैं इसको, अब बहुत लंबा हो गया है, टाइम भी खत्म हो रहा है, तो इसको समाप्त करता हूँ और इसी पॉइंट पे समाप्त करता हूँ कि सरकार को इस डिसीजन को फिर से उनको तुरंत रिलीज करना चाहिए। रिव्यू कर, मतलब देखना चाहिए। और हम तो उदयपुर के नागरिकों से अपील करते हैं कि उनको मैदान में आना चाहिए इनके हाँ, उनको मैदान में आना चाहिए और इनके सरकार के विरुद्ध और वांछित के पक्ष में, इनको रिहा करने के पक्ष में कोई आंदोलन या ज्ञापन वगैरह देना चाहिए। तो मैं फिर एक बार आपसे अपील करता हूँ कि अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें और सोशल ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।